नमस्कार साथियों, मैं रवि चौहान अथर्व क्लास के एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शासक के बारे में जिसने महज कुछ वर्षों में ही भारत को एक नए रुख की तरफ मोड़ दिया और सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार की खोई गरिमा को वापस नया एक मुकाम दिया। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रभावशाली शासक के बारे में जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भारत के इतिहास में एक अलग ही पहचान रखते हैं। आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी के एग्जाम में हर वर्ष एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आना ही आना है। ये वीडियो सिर्फ बिहार एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और अपने बिहार या भारत को जानना चाहते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर देखकर हालांकि बहुतों को मालूम हो गया होगा कि आज हम किस शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीर है वो सासाराम में शेरशाह का एक टॉम्ब है, उसकी तस्वीर है ये। और काफी खूबसूरत ये टॉम्ब बनाया गया है, मकबरा बनाया गया है। एक झील के बीच में ये मकबरा है जो कि काफी खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शेरशाह सूरी का जो एक्चुअल नाम था वो फरीद खान था। उनके बचपन का नाम फरीद खान था और उनका जन्म 1472 में हुआ था। देखिए, ये इंफॉर्मेशन ये जो दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन दिया गया, वो एग्जैक्ट नहीं है। हर बुक में आपको अलग अलग ईयर दिया रहेगा और हमें ये सब तारीखों पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट एक रफ आइडिया होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है वो मेडिएवल बिहार के हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन डेट्स के रिगार्डिंग नहीं पूछते हैं और नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक एग्जैक्ट डेट या इंफॉर्मेशन का जो एक जेन्युइन रेफरेंस है, कोई बुक है, वो है ही नहीं। तो इसलिए डेट से रिगार्डिंग बीपीएससी का भी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। अब देखिए, काफी फेमस इतिहासकार थे डॉक्टर कानूनगो। उनके अनुसार जो शेरशाह का डेट ऑफ बर्थ है वो 1486 है। तो जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा एग्जाम के लिए ये डेट फेमस नहीं है। उसके बाद देखते हैं, जो फरीद खान शेरशाह के पिता थे वो हसन खान सूरी थे, जो कि सासाराम के जागीरदार हुआ करते थे। शेरशाह का जो रूलिंग टाइम है, कहने का मतलब कि जब वो भारत का सम्राट हुआ तो उसका टाइम है 17 मई 1540 से लेकर 22 मई 1545 तक। ये इंपॉर्टेंट है कि उनका ड्यूरेशन कब से कब तक रहा जब वो भारत के शासक बने। शेरशाह के बाद उनका पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने उनकी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया और कुछ वर्षों तक इसने भी रूल किया और इसका भी सासाराम में एक टॉम्ब है जो कि काफी वीरान हो चुका है और काफी टूट वगैरह गया है। उसके बाद देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह को जो एजुकेशन हुआ था वो जौनपुर से हुआ था और जौनपुर को ही हम सिराजे हिंद बोलते हैं। अब सिराजे हिंद क्यों बोलते हैं और सिराजे हिंद का मतलब क्या है, आइए एक बार देखते हैं। देखिए, सिराज का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और ये हिंद, सिराजे हिंद मतलब कि भारतवर्ष में जो भी श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, जो स्थान श्रेष्ठ है, उसको सिराजे हिंद बोलते हैं और वो जौनपुर को ये ख्याति प्राप्त है। अब देखिए, जौनपुर का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। हम जब नेशनल हिस्ट्री में आएंगे, दिल्ली सल्तनत, उसमें काफी डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे और हालांकि आप लोगों में से बहुतों को मालूम होगा इनके बारे में और काफी लोगों ने पढ़ा होगा आपने। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान के नाम पर इस जगह का नाम जौनपुर रखा, जौनपुर। और देखिए, जौना खान जो एक्चुअल नाम था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही एक्चुअल नाम जौना खान था और इसी के नाम पे फिरोज शाह तुगलक ने, उसके चचेरे भाई ने, जौनपुर की स्थापना की। और सिराजे हिंद का ख्याति तब प्राप्त हुआ जब इस एरिया में सरकी डायनेस्टी, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस डायनेस्टी के बारे में। सरकी डायनेस्टी का यहाँ रूलिंग था और इस डायनेस्टी के जो भी रूलर थे, इन्होंने कला, संस्कृति और शिक्षा में काफी काम किया था, जिस वजह से इस क्षेत्र का नाम सिराजे हिंद पड़ा। और ये कला, संस्कृति और शिक्षा के लिए भारत में एक गढ़ माना जाता था कि जौनपुर एक गढ़ है जहाँ की कला, संस्कृति या एजुकेशन में उसका वर्चस्व है पूरे भारतवर्ष में। अब दोस्तों, हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इतिहास आखिर कहाँ से आया है, किस बुक के रेफरेंस में वो सब इतिहास दिया गया था जिन्हें हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो
ये सारी बुक हम आज अच्छे से एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है तारीख शेरशाही, और ये बुक लिखा गया है अब्बास खान शेरवानी। और ये जो अब्बास खान शेरवानी है, ये राइटर है अकबर के टेन्योर में। अकबर के टाइम में ये एक राइटर हुआ करते थे, और अकबर ने ऑर्डर दिया था कि शेरशाह के बारे में पूरा डिटेल्स और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस बुक में लिखा जाए। तो अब्बास खान शेरवानी ने पारसी लैंग्वेज में इस बुक को लिखना प्रारंभ किया। इसी बुक से जो भी इंफॉर्मेशन है शेरशाह के बारे में, इंफॉर्मेशन, और खास करके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से इंफॉर्मेशन है शेरशाह के बारे में, वो सारा इंफॉर्मेशन हमें इस बुक से प्राप्त होता है। तो इसलिए शेरशाह के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक तारीख शेरशाही है। दूसरा बुक हम देखेंगे तारीख दाऊदी, जो कि अब्दुल्ला के द्वारा लिखा गया है। और ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि पटना का एस्टेब्लिशमेंट शेरशाह ने करवाया था, और पटना का जो नया नाम पटना है पाटलिपुत्र से, वो भी शेरशाह ने ही चेंज किया था। प्लस बिहार शरीफ से जो राजधानी है बिहार का, जो ट्रांसफर हुआ था, वो शेरशाह ने बिहार शरीफ से पटना राजधानी ट्रांसफर करवाया बिहार का। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको तारीख दाऊदी से मिलता है। तीसरा बुक हम देखेंगे तारीख दौलत शेरशाही। देखिए, ये बुक जो लिखा गया है शेरशाह के ड्यूरेशन में ही लिखा गया है, शेरशाह के ही टेन्योर में लिखा गया है, हसन अली खां, जो कि शेरशाह के टाइम में एक हिस्टोरियन हुआ करते थे। फिर चौथा बुक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी बुक है, शेरशाह एंड हिज पीरियड। ये बुक लिखा गया है, काफी फेमस एक हिस्टोरियन है डॉक्टर के.आर. कानूनगो। इन्हीं का वर्क रहा जिस वर्क के कारण शेरशाह काफी फेमस हुआ। तो शेरशाह को प्रेजेंट के इतिहास में फेमस करने के लिए के.आर. कानूनगो ही जिम्मेवार हैं। उसके बाद हम ये बुक देखेंगे जो कि मलिक मोहम्मद जायसी। ये नाम से आप लोग हालांकि हर कोई परिचित होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो कि 12 मासा, मतलब 12 महीना, आखिरी कलम, अखरावत और पद्मावत। ये बुक के बारे में आप में से हर किसी को मालूम होगा इस बुक के बारे में, क्योंकि इसमें इतिहास लिखा गया है अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की महारानी पद्मावत के बारे में। हालांकि ये कहानी दिल्ली सल्तनत के टाइम का है, और लेकिन जो बुक लिखा गया है वो शेरशाह के टेन्योर में लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इमारत देख ले शेरशाह के टाइम में। तो पहला इमारत है मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेरशाह टॉम्ब, जिसका तस्वीर मैंने आगे अभी आप लोगों को दिखाया था, शेरशाह टॉम्ब, जो कि सासाराम में है। और ये काफी एक खूबसूरत टॉम्ब है जो शेरशाह ने बनवाया था, एक झील के बीच में बनवाया हुआ है, काफी खूबसूरत है। अब इससे कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए, इसके जो आर्किटेक्ट थे वो अहिवाल खान थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बीपीएससी अब क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि बीपीएससी का जो अब ट्रेंड हो गया है, काफी डिटेल्स में क्वेश्चन वो पूछता है इस टॉपिक से भी। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने सारे फैक्ट्स उठाए हुए हैं और काफी डिटेल में इस लेक्चर को आपके सामने लाया हूँ। और देखिए, ये जो टॉम्ब है उसको भारत सरकार है रिकमेंड किया था यूनेस्को हेरिटेज के लिए, बट वो हुआ नहीं, बात अलग है। लेकिन 1998 में इंडियन गवर्नमेंट रिकमेंड की थी। दूसरा देखते हैं रोहतास फोर्ट। देखिए, रोहतास फोर्ट शेरशाह ने 2 जगह बनवाए हुए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम बता रहे हैं। देखिए, एक रोहतास फोर्ट है जो कि 1541 में बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा, और ये बनवाया गया है पाकिस्तान में। और ये जो इमारत है 1997 में यूनेस्को हेरिटेज के द्वारा ये यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है 1997 में ही। बट 1998 में शेरशाह टॉम्ब के लिए भी रिकमेंडेशन किया गया था भारत सरकार द्वारा, बट वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और ये जो हेरिटेज है, जो रोहतास फोर्ट है, वो रिवर झेलम के किनारे है। तीसरा देखते हैं हम लोग रोहतासगढ़ फोर्ट। ये देखिए, ये रोहतास फोर्ट आपको पाकिस्तान में है, और ये रोहतासगढ़ बिहार के सासाराम में है। हालांकि सासाराम से 50 किलोमीटर दूरी पर है, और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ही है। और ये एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, काफी खूबसूरत है। मेंटेनेंस नहीं होता वो बात अलग है। उसका एक मैंने पिक्चर लगाया हुआ है आखिरी में, वो दिखाऊंगा मैं। तो ये रोहतासगढ़ फोर्ट सासाराम में है, शेरशाह के द्वारा बनाया हुआ। और ये एक पुराना किला है जो कि दिल्ली में बनाया गया है, शेरशाह के द्वारा है। और ये जो किला है, इसको किला ए कुहना भी बोला जाता है, किला ए कुहना।
और ये जो किला है दीन पनाह को तोड़वा के शेरशाह ने बनवाया था, और ये दीन पनाह हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। देखिए शेरशाह को हुमायूं से इतनी नफरत थी कि उसके द्वारा बनाया गया ये दीन पनाह, उसको भी तोड़वाकर वहां पर शेरशाह ने एक पुराना किला एक होना बनवाया, जो कि पुराना किला के नाम से फेमस है, और ये दिल्ली में है। और पांचवा एक किला है शेरगढ़ किला, जो कि ये भी सासाराम में है। सासाराम से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और काफी खूबसूरत किला है, और इसका जो लोकेशन है वो काफी प्यारा है। वो मैं उसका भी एक पिक्चर लगाया हूँ, वो दिखाऊंगा आपको। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो यूपी और बिहार का जो रीजन है, कहने का मतलब ये जो वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न बिहार का जो रीजन है, उसपे दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही किन रूलर का इस रीजन पे रूलिंग था, वो सब देखेंगे। और वो देखने के लिए एक सीक्वेंस बहुत जरूरी है, एक आइडिया होना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे कौन कौन से शासक ने इस रीजन पर रूल किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरकी डायनेस्टी, उसके बाद देखेंगे उस रीजन में ये जौनपुर, जिसकी राजधानी जौनपुर थी। इसी के कारण जौनपुर साहित्य में, संस्कृति में, एजुकेशन में काफी आगे बढ़ा। उसके बाद इस रीजन पे नुहानी डायनेस्टी का रूलिंग रहा, उसके बाद फिर शेरशाह डायनेस्टी का। इससे पहले देखते हैं हम, देखिए सरकी होल्ड्स ऑन बिहार इन 1394 व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक सेंट मलिक सरवर ख्वाजा जहां या मलिके उस सर टू रूल ओवर द टेरिटरी फ्रॉम कन्नौज टू बिहार। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इस रीजन पे रूल करने के लिए, और ये रीजन कहां से कहां तक है, यूपी के कन्नौज से लेकर बिहार तक का जो रीजन है, वहां पर रूल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक मलिक उस सर्स करके एक गवर्नर को वहां अपॉइंट किया, ताकि वो उस रीजन में रूल करे, और जो भी वहां से टैक्स वैक्स होते हैं वो दिल्ली सल्तनत ट्रांसफर कर दिया करे। क्योंकि शासक को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, और टैक्स करने के लिए, टैक्स लेने के लिए कोई तो उनका एक गवर्नर वहां पर अपॉइंट होना जरूरी है। तो इस रीजन में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने रूल करना स्टार्ट किया। अब देखिए एक इंस्क्रिप्शन है जो कि बिहार शरीफ में है। तो अकॉर्डिंग टू बिहार शरीफ इंस्क्रिप्शन, अब सिकंदर लोधी, जो कि लोधी डायनेस्टी का सेकेंड रूलर था, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी। तो जब लोधी डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत में रूलिंग हुआ या टाइम आया, तो सिकंदर लोधी ने 1495, देखिए डेट जरूरी नहीं है, तो डेट पे उतना कॉन्सेंट्रेट आप कीजिएगा नहीं, बस जानकारी के लिए ठीक है, बट उतना डिटेल्स में क्वेश्चन वगैरह डेट से आएगा नहीं। तो सिकंदर लोधी ने 1495 से 96 में क्या किया, हसन शाह सूरी, जो कि लास्ट रूलर थे सरकी डायनेस्टी के, उसको डिफीट किया। उसके बाद वहां पर दरिया खान नुहानी बिहार को एज ए गवर्नर बनाकर अपॉइंट कर दिया गया, और ये अपॉइंट किया गया सिकंदर लोधी के टाइम। सिकंदर लोधी ने अपॉइंट किया दरिया खान नुहानी को। अब इस टाइम से सरकी डायनेस्टी का पतन हो गया, और यहाँ पर आ गया नुहानी डायनेस्टी। और जो दरिया खान नुहानी थे वो बिहार के गवर्नर रहे अपनी मृत्यु तक, अप टू हिज डेथ 1522, और कुछ कुछ बुकों में 1523 लिखा हुआ है। मैंने दोनों यहाँ मेंशन कर दिया है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो नुहानी डायनेस्टी के सबसे पहले जो रूलर थे दरिया खान नुहानी, उन्होंने अपनी मृत्यु तक साउथ बिहार और जो यूपी का रीजन है कन्नौज से लेकर वहां तक रूल किया। उसके बाद उनका पुत्र आया बहार खान नुहानी। ये देखिए काफी इस डायनेस्टी का काफी इंपॉर्टेंट रूलर है बहार खान नुहानी, और इसका दूसरा नाम है और काफी फेमस नाम, इसी से लोग जानते हैं इसको, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। तो बहार खान नुहानी जो कि पुत्र था दरिया खान नुहानी का, उसने अपना एक टाइटल लिया सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। अब देखिए उससे पहले एक चीज ये देख लेते हैं कि जो 1504 में सिकंदर लोधी था, उसने बंगाल और बिहार को एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज में एक अलग कर दिया, कि एक बाउंड्री वहां पर दे दिया यूपी और बिहार के बीच में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में उसको कोई दिक्कत ना हो। तो बंगाल रूलर के साथ ट्रीटी किया, और जो बिहार में प्रेजेंट मुंगेर है उसको एक बॉर्डर बंगाल और बिहार में निर्धारित कर दिया। अब देखिए जो बहार खान था, ठीक है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया। तो जब इब्राहिम लोधी डायनेस्टी, अब इंडिया से अब उसका पतन हो चुका था इब्राहिम लोधी डायनेस्टी का, तो ये देखते हुए जो बहार खान नुहानी या मोहम्मद शाह नुहानी था, वो अपने आप को या अपने किंगडम को एक इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया।
दिल्ली सल्तनत से, क्योंकि जब तक से लोधी डायनेस्टी थी वो दिल्ली सल्तनत के अंडर में ही लोग रूल करते थे। और 1526 के पानीपत के युद्ध के बाद वो अपने आप को इंडिपेंडेंट क्लियर कर दिया। उसके बाद दूसरा देखते हैं जो मोहम्मद शाह था, वो इब्राहिम लोधी का एक आर्मी था। इब्राहिम लोधी तो 1526 में ही मारा गया था, बट उसके आर्मी को कनकपुरा के पास वो फिर से डिफीट किया। अब इसका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद एक बहुत ही फेमस बैटल होती है, बैटल ऑफ घाघरा, जो कि 6 मई 1529 में होता है। और ये बैटल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें बाबर ने एक एक करके जो बिहार और बंगाल रीजन के जो रूलर हुआ करते थे उनको डिफीट किया। तो बाबर डिफीटेड मोहम्मद शाह नूआनी, जो साउथ बिहार और कन्नौज यूपी वाले रीजन में रूल कर रहे थे, मोहम्मद शाह नूआनी एंड अदर अफगान रूलर्स, जो भी छोटे छोटे अफगानी रूलर्स हुआ करते थे, उन सबको भी वो डिफीट किया और बिहार रीजन को फुली अपने कंट्रोल में ले लिया। और दूसरी तरफ जो नॉर्थ बिहार का कुछ रीजन था और बंगाल पे जो रूलिंग पार्टी का रूलर हुआ करता था वो था नुसरत शाह, उसको भी बाबर ने डिफीट किया। तो बाबर आल्सो डिफीटेड नुसरत शाह एंड साइंड अ ट्रीटी टू नॉट हेल्प एनी अफगान पावर इन दिस रीजन। तो पहले तो नुसरत शाह को बाबर ने डिफीट किया, दूसरी बार एक ट्रीटी, एक संधि साइन हुआ जिसमें अच्छे से निर्देश दिया गया नुसरत शाह को बाबर के द्वारा कि वो कोई भी अफगान पावर को हेल्प ना करे। ये जो बाबर है वो अफगान से इसको काफी थ्रेट लगता था कि जो मुगल्स को पहला थ्रेट मिलेगा वो अफगान के थ्रू ही मिलेगा, इसलिए वो सोचता था कि अफगान के जो भी रूलर्स हैं या अफगान का नामो निशान भारत से मिट जाए। और इसी युद्ध में उसने हुमायूं को भी सचेत किया था कि शेरशाह करके एक ऐसा अफगानी है जो काफी चतुर है और उससे हुमायूं को बच के रहना चाहिए। तो बाबर वार्न्स हुमायूं रिगार्डिंग शेरशाह, ऐसा कह के उसने वार्न किया था कि एक चतुर अफगान है शेरशाह और उससे काफी सावधानी बरतना है हुमायूं को। और आगे जाके यही शेरशाह हुमायूं के लिए एक थ्रेट साबित भी हुआ, जो कि हुमायूं को भारत से ही पूरा खदेड़ कर बाहर निकाल देगा। तो ये बाबर अच्छे से समझता था और हुमायूं को वार्न किया था। अब देखिए ये दूसरा बैटल है, बैटल ऑफ दौरा या दौहरिया। ये हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था 1532 में। और जो ये दौरा है वो गोमती रिवर के किनारे पर है, गोमती रिवर के किनारे पर है। अब इसमें हुमायूं डिफीटेड अफगान्स एंड टेक कंट्रोल ओवर मेनी रीजन्स ऑफ बिहार। मतलब बिहार का मैक्सिमम जो भी रीजन था तो वो अफगानों को डिफीट करके उस पर कब्जा पूरा का पूरा कर लिया। और हुमायूं इसी टाइम में जो जौनपुर जगह है, जौनपुर को फुल्ली अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने कंट्रोल में हुमायूं जौनपुर को ले लिया, अफगानी जितने भी थे उनको डिफीट करके। अब देखिए इधर शेरशाह अपना रीजन मजबूत कर रहा था ताकि वो बिहार के रीजन को अच्छे से ले सके। और बिहार में एंट्री मारने के लिए कहा जाता था कि अगर जिस शासक का भी या जिस व्यक्ति का भी चुनार फोर्ट पे अच्छे से कब्जा हो गया तो वो इस रीजन को अच्छे से होल्ड कर सकता है, अच्छे से रूल कर सकता है। तो शेरशाह ने सबसे पहले क्या किया, जो चुनार फोर्ट है, ठीक है, वहां की एक शासक हुआ करता था तेज खान खर्रानी करके। तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो वाइफ है लाडो मल्लिका, उससे विवाह करके शेरशाह ने चुनार फोर्ट पे अपना कब्जा कर लिया। अब देखिए शेरशाह के लिए चुनार फोर्ट पे कब्जा करना काफी इंपॉर्टेंट रहा और उसके शासनकाल में भी काफी एक महत्वपूर्ण निर्णय था उसका। अब देखते हैं कि हुमायूं ने चुनार फोर्ट पे कैसे अटैक किया, कब अटैक किया। तो देखिए 1532 में हुमायूं ने चुनार फोर्ट पे सबसे पहला अटैक किया, लेकिन ये जो चुनार का फोर्ट था काफी मजबूत और काफी एक इम्पोर्टेंट प्लेस रहा, इतना इम्पोर्टेंट प्लेस था कि इस पे अटैक करना और इसको कब्जा करना इतना इजी काम नहीं था। तो हुमायूं ने इसको 4 मंथ तक इसको घेरने 4 महीने तक इसके चारों तरफ घेरा लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो इस पर अधिकार नहीं कर पाया। अब देखिए इस टाइम के साथ साथ हुमायूं का गुजरात का एक रूलर था बहादुर शाह, उसके साथ भी हुमायूं का युद्ध चल रहा था। और उधर बहादुर शाह ने क्या किया
कि गुजरात पे तो पूरा कब्जा कर ही लिया, उसके साथ साथ वो राजस्थान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब इधर हुमायूं देख रहा है कि ये किला 4 महीने तक भी वो इस पे अधिकार नहीं कर पाया, तो उसको इस किले को छोड़कर वो फिर गुजरात की तरफ लौट गया। और अब जब लौट रहा है तो ऐसे तो लौटेगा नहीं, तो क्या किया कि शेरशाह के साथ समझौता किया, शेरशाह के साथ समझौता कर लिया। और सबसे पहली भूल हुमायूं की यही थी कि वो शेरशाह के साथ पहला समझौता कर लिया। अब देखिए शेरशाह भी उस टाइम उसके पास अच्छा एक ताकत नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास एक अच्छी आर्मी नहीं हो पाई थी, तो वो भी हुमायूं से उलझना नहीं चाह रहा था। उसने भी सोचा कि ठीक है समझौता करना ही बेहतर है, और जब उसकी एक अच्छी आर्मी हो जाएगी तब वो हुमायूं के अगेंस्ट युद्ध कर सकता है। तो इधर हुमायूं चला गया, फिर से वापस चला गया गुजरात की तरफ, और शेरशाह अपनी आर्मी पे और सोचता था, और वो बंगाल वाले रीजन पर अधिकार करना चाहता था सबसे पहले। क्योंकि देखिए आपको आर्मी रखनी है तो आर्मी के लिए पैसा भी होना बहुत जरूरी है, और वो जो भी पैसा और जो भी खजाना आएगा वो बंगाल से ही लूटपाट करके लाएगा, और उससे पहले उसे बंगाल पर अधिकार करना पड़ेगा। इसलिए भी शेरशाह हुमायूं से पहले उलझना नहीं चाहा। आइए थोड़ा सा हम लोग नुहानी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए दरिया खान जो कि सिकंदर लोधी अपॉइंट किया था दरिया खान को, उसके बाद बहादुर खान लोहानी नहीं, यहाँ पर नुहानी होगा। उसके बाद इसका एक मैनर बेटा था जलाल खान, तो ये काफी अल्प वयस्क था। तो बहादुर खान नुहानी की एक वाइफ थी जिसका नाम था बुद्धू बेगम, तो उसने क्या किया शेरशाह को अपने बेटे का केयरटेकर बना दिया। शेरशाह को अपने बेटे का केयरटेकर शेरशाह को बना दिया, और शेरशाह उसका केयरटेकर भी था और टीचर भी था। तो जलाल खान को जो भी शिक्षा वगैरह देने का काम शेरशाह का ही था, और इसके एवज में शेरशाह खुद वहां रूल करता था। ये जो नुहानी डायनेस्टी है तो उसके एवज में शेरशाह रूल करता था, और इसका ऑथोरिटी, रूल करने का ऑथोरिटी उसकी वाइफ बहार खान की वाइफ दुद्दू बेगम ने दिया था। अब इससे क्या हुआ कि जो भी जलाल खान के नोबल्स हुआ करते थे, नुहानी डायनेस्टी के जो नोबल्स थे, ठीक ना, उनको तीखा लग गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नोबल्स ऑफ द बिहार खान डिडंट लाइक शेरशाह टू रूल। ठीक है, वो रूल करना नहीं चाहते थे नोबल्स, वो सोचते थे कि हम में से कोई राजा बने, ठीक है, या फिर जलाल खान ही राजा रहे। लेकिन दूसरा एक डायनेस्टी का जो शासक है, दूसरा जो एक डायनेस्टी अफगान रूलर्स हैं, सो डायनेस्टी का कोई इंसान ना आए और ना ही रूल करे। अब शेरशाह को डिफीट करने के लिए जो बहार खान के नोबल्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल के रूलर्स थे उनसे जाके भेंट की नुसरत शाह के साथ। क्योंकि नुसरत शाह, देखिए जो मुंगेर का बॉर्डर जब सिकंदर लोधी ने डिक्लेयर कर दिया था कि मुंगेर विल बी द बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड बंगाल, तो जो जलाल खान के नोबल्स थे वो नुसरत शाह के पास गए और बातचीत की कि एक शेर खान है जो कि हमारे ऊपर रूल कर रहा है, तो हालांकि वो नहीं चाहते थे कि रूल करे, और इसी एवज में नुसरत शाह से बातचीत भी की है। तो नुसरत शाह भी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया, और नुसरत शाह एक बंदा है इब्राहिम, उसको शेर शाह के विरुद्ध भेजता है युद्ध करने के लिए। और ये जो युद्ध है ये बिहार के हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस युद्ध के बाद से ही शेर शाह एक आधिकारिक तौर पर साउथ बिहार का जो रीजन है उसको अच्छे से रूल करने शुरू कर दिया, और उस साउथ बिहार से वो जौनपुर की तरफ आएगा, जौनपुर से फिर वो पूरे हिंदुस्तान को रूल करेगा। तो अब एक जगह है सूरजगढ़ जो कि मुंगेर में है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है सूरजगढ़, और ये क्यू रिवर के बैंक पर है सूरजगढ़। काफी इंपॉर्टेंट जगह है ये क्यू रिवर के ऊपर। तो ये जगह है जहां पर जलाल खान के नॉवल्स थे, प्लस में नुसरत शाह की तरफ से जो युद्ध लड़ रहा था वो था इब्राहिम खान। तो जलाल खान के नॉवल्स, क्योंकि जलाल खान तो एक छोटा बच्चा था, तो उसके जगह पे उसके नॉवल्स, और नुसरत शाह का एक रिप्रेजेंटेटिव था इब्राहिम। तो ये दोनों के साथ शेरशाह का युद्ध होता है जिसको बैटल ऑफ सूरजगढ़ बोला गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट बैटल है जो कि 1534 में लड़ा गया, और इसमें शेरशाह ने दोनों को डिफीट किया। शेरशाह डिफीटेड हुआ, तो शेरशाह ने जलाल खान के नोबल्स प्लस में इब्राहिम जो कि नुसरत की तरफ से लड़ रहा था, दोनों को डिफीट कर दिया।
और इसी बैटल में शेरशाह ने टाइटल लिया हजरत आला का, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। हजरत आला जो टाइटल है शेरशाह ने कब लिया, तो 1534 में बैटल ऑफ सूरजगढ़ के पास के युद्ध में लिया। और किनको डिफीट करके लिया, जलाल खान के नोबल्स और नुहानी शाह के रिप्रेजेंटेटिव इब्राहिम को हराकर ये टाइटल शेरशाह ने लिया, एडॉप्ट किया हजरत आला। अब देखिए शेरशाह का कॉन्फिडेंस क्या हुआ, बढ़ते जा रहा है यहाँ से। और इस युद्ध में जीतने के बाद एक तरीके से देखिए तो नुसरत शाह का भी हार होता है। तो अब 1536 में शेरशाह क्या करता है, अटैक ऑन बंगाल एंड कैप्चर गौड़। गौड़ जो है वो नुसरत शाह की राजधानी है उस समय, जो बंगाल की राजधानी है, बंगाल कैपिटल वो गौड़ था। तो सूरजगढ़ में जीतने के बाद शेरशाह ने क्या किया, बंगाल पर अटैक कर दिया और गौड़ को कब्जे में ले लिया। अब उस समय नुसरत शाह हार चुका था, ये जो युद्ध था नुसरत शाह डिफीटेड हो गया था, तो उसने सॉरी माफ कीजिएगा, उस समय नुसरत शाह नहीं था, उसका पुत्र मोहम्मद शाह था, महमूद शाह था। तो महमूद शाह का उतना कैपेबल रूलर था नहीं, तो वो इजिली डिफीट हो जाता है। अब एक ट्रीटी साइन होती है शेरशाह और महमूद शाह के साथ कि महमूद शाह शेरशाह को 10 लाख दिनार एवज में देगा। और शेरशाह को जरूरत था धन का, क्योंकि एक आर्मी उसको रखनी है और उस आर्मी के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वो 10 लाख दिनार संधि में महमूद शाह शेरशाह को देता है। अब देखिए अब यहाँ पर दूसरा एक क्या काम होता है कि इधर तो शेरशाह बंगाल की तरफ कुछ किया हुआ है, बंगाल पे आक्रमण कर रहा है। उधर शेरशाह अपने पुत्र शेरशाह का जो पुत्र है कुतुब खान, अब जो कुतुब खान है शेरशाह का जो पुत्र है, ठीक है, वो हुमायूं को उलझाए हुए है, ठीक है उलझाए हुए है, क्योंकि हुमायूं अभी आपको चुनार पे फिर से अटैक किया है, ठीक है। 23 जुलाई 1537 में हुमायूं चुनार पर अटैक कर चुका है, ठीक है। और इधर शेरशाह बंगाल पे अटैक किया हुआ है, और शेरशाह को अभी थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि अगर बंगाल को अटैक करेगा, बंगाल से जो भी खजाना लूटेगा वो, ठीक है, उसको वो रोहतासगढ़ में लाएगा, उसे समय चाहिए। और इस समय उसको जो समय चाहिए उस दरमियान हुमायूं को उलझाए रखना बहुत जरूरी है, और ये काम उसका पुत्र कुतुब खान करता है। तो कुतुब खान हुमायूं को 6 महीने तक चुनार किले पर घेरा डालने पर विवश कर देता है, ताकि शेरशाह को अच्छा खासा समय मिल जाए। अब क्या हुआ, इस बीच शेरशाह क्या किया, गौड़ से जो भी पैसा वैसा मिला उसको सुरक्षित वो रोहतास फोर्ट में, जो कि सासाराम में है, रोहतास फोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और अपने पूरे खजानों को वो सुरक्षित कर दिया। अब देखिए इस बीच जो हुमायूं है, ठीक है, 6 महीने तक घेरा डालने के बाद क्या होता है, वो सक्सेस हो जाता है और चुनार के किले पर अब हुमायूं का अधिकार हो जाता है। अब इसके एवज में, ठीक है, अब शेरशाह और हुमायूं के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, जिसमें कि शेरशाह को हुमायूं को 10 लाख दिनार हर साल देना होता है। अब देखिए शेरशाह के हाथ से तो चुनार का किला चला जाता है, ठीक है, और हुमायूं का अधिकार हो जाता है। अब हुमायूं सोचता है कि अगर शेरशाह यहाँ पर रूल कर रहा है तो उसके लिए वो मुगल्स के अंडर में ही रूल करे, और उसके लिए 10 लाख दिनार उसको आगरा पहुंचाना, हर साल उसको आगरा पहुंचाना है।
और देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बीपीएससी में 68 में आया था कि हु अमंग द फ्लोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार्स इफ ही वाज अलाउड टू री-अटेंड बंगाल। तो देखिए बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, इतने डिटेल्स में उठाया है कि जब हुमायूं का चुनार पे अधिकार हो जाता है तो वो जो ट्रीटी होती है शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह को 10 लाख दिनार हर साल देना होता है, तो इतना डीप पूछा था इस बार शेरशाह। हालांकि बहुत लोग तुक्का मार के सही कर दिए हैं क्वेश्चन, बट अगर आप डीप में पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन सही होगा। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, बहादुर शाह मार दिया था टिक, जो कि गलत है और सही आंसर शेर खान या शेरशाह होगा। अब देखिए मैंने ये जो टिक मारा था बहादुर शाह, वो इसलिए टिक मार दिया था क्योंकि महमूद शाह भी ट्वीटी किया था, ठीक है, 10 लाख दिनार का, जो कि शेरशाह को देना होता था। और महमूद शाह से पहले जो शासक था नुसरत शाह का जो पुत्र था महमूद शाह, तो वो था कंफ्यूज में, मैंने गलत मार दिया, बट इसका एक्चुअल आंसर शेर खान होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि डिटेल्स में तो काफी पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। अब क्या होता है कि चुनार पे तो हुमायूं का किला हो जाता है, हुमायूं का अधिकार हो जाता है चुनार किले पर। अब हुमायूं क्या करता है कि बंगाल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से वो रुकता नहीं है क्योंकि चुनार पे किला हो गया, अब वो बंगाल पे भी अधिकार करना चाहेगा। उसके बाद शेरशाह को वो सबसे पहले हटाने की कोशिश करेगा। तो अभी दोनों के बीच में तो एक संधि हुआ है, 10 लाख दिनार हर साल देना है। अब ये क्या करेगा, हुमायूं ये संधि तोड़ देगा, ये संधि तोड़ देगा, क्योंकि वो संधि में लिखा हुआ है कि अगर शेरशाह को बंगाल और बिहार पे रूल करना है तो 10 लाख दिनार उसको हर साल देना होगा। लेकिन हुमायूं अब वो संधि तोड़ देता है और वो बंगाल पे अटैक कर देता है, अटैक कर देता है। अब शेरशाह देखता है भाई ये संधि तो तोड़ दिया, उधर से बंगाल पर अटैक कर दिया है, तो अब वो इस समय का फायदा उठाता है। अब वो जितने भी इस रीजन में उस समय अफगान छोटे मोटे जो भी रूलर्स थे, तो वो कहता है सबको कि देखिए कि मुगल्स जो थे वो अफगान के तो हो नहीं सकते, तो अफगानों की भलाई इसी में है कि वो एक साथ आ जाएं। तो ये कहकर शेरशाह सारे अफगान को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और इधर जब हुमायूं बंगाल पर अधिकार कर लेता है और जब वापस लौटता है तो फिर शेरशाह एक पूरी रणनीति तैयार कर हुमायूं पे एक अटैक करेगा, जो कि देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ चौसा। तो शेरशाह सारे अफगान को अपने अंडर में लेकर एक अपना एक अच्छा आर्मी बिल्ड करता है और हुमायूं पे अब अटैक करेगा, क्योंकि हुमायूं उधर बंगाल पर कब्जा कर लेता है। अब वो वापस लौट रहा होता है आगरे के लिए। तब इसी दरमियान जब वो चौसा रिवर के पास पहुंचेगा, जो दुआब है गंगा और कर्मनासा रिवर का, तो उस जगह पर शेरशाह अटैक करेगा हुमायूं पर। वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, क्योंकि ये लेक्चर वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए और पढ़िए, हाँ जो भी पढ़िएगा डीप में पढ़िएगा, ठीक है। फिर नमस्कार।